आप ये देखें कि हमारी टीम जो है उस प्लान के मुताबिक चैप्टर 5 ओपन कर रही है, क्योंकि मैंने चैप्टर 5 2 दिनों पे स्प्रेड किया हुआ था अपने ऑफिशियल प्लान में, लेकिन आप लोगों की समातें और आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ था ऑलरेडी उसने हमें इतना सपोर्ट कर दिया कि वो एक दिन में, असल में एक दिन में ख़त्म नहीं हुआ था, हमने उसमें से कुछ पोर्शन पीछे पीछे कवर कर लिया था। तो आज हम चैप्टर 9 पे पहुंच गए हैं दोस्त, हम एक दिन तेज चल रहे हैं। इनको अगर रिजल्ट पे जो है वो छुट्टी 2 दिन की दे भी देंगे तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लान में वैसे 2 दिन ही है और हम प्लान से एक दिन आगे चल रहे हैं हमारे नए प्लान के मुताबिक। असल में इस प्लान में ना मुझे बार बार दुख था कि चैप्टर 11 को मैंने सिर्फ 4 दिन दिए थे, अब मुझे चैप्टर 11 के लिए 5 दिन मिल जाएंगे। छुट्टी तो आपकी मंडे ट्यूसडे को हो जाएगी ना। लॉन्ग मार्च पे जाना है, कब शुरू हो रही है? फ्राइडे को कब? सुबह 11 बजे। फिर गलत टाइम दे दिया खान साहब। वीकेंड नाइट का टाइम देते हैं तो ज़रा लोग निकलते हैं ज़रा ज़्यादा, तो जब भी दिन का टाइम देते हैं तो खामखा वो परेशान ही होते हैं। हाँ, रात में ज़रा लोग कॉन्सर्ट भी अच्छे से अटेंड कर लेते हैं, हल्ला गुल्ला भी होता है। फिर वो जो टाइगर्स हैं उनको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती, वो भी आपको पता है मासूम भोले भाले से जो है ना, ठीक है, तो बड़े सेंसिटिव से जो है वो सपोर्टर्स हैं। तो ये खान साहब ने मतलब जुम्मे से पहले का टाइम दे दिया। अच्छा, जुम्मे के रश को बीच में काउंट कर लेंगे, ये भी सही है। स्ट्रेटजीज अच्छी होती हैं वैसे, मतलब ये बात है कि वो अच्छा प्रेजेंट अच्छा करते हैं। कुछ जल्द से ऐसे कौमी डेज पे रखते हैं, कुछ ऐसे इवेंट ऐसे कौमी डेज पे रखते हैं जिसमें लोग वैसे ही निकले होते हैं। अब 14 अगस्त पे वैसे ही लाहौर में रश हुआ होता है। अब आप ऊपर से ड्रोन में दिखाएंगे, देखें पूरा लाहौर कप्तान के लिए निकल आया बाहर, और बाजे भी बजा रहे हैं और सलेंसर से आवाज़ें भी आ रही हैं। तो वो आज़ादी, हकीकी आज़ादी की जंग में। तो अगर फ्राइडे को सुबह में लॉन्ग मार्च है तो आप लोगों को किस वक्त तक कॉलेज पहुंच जाना चाहिए? सुबह सुबह अर्ली 8 बजे आप आके यहाँ सेटल हो जाइएगा, नाश्ता कराइएगा, उसके बाद इंतज़ार कीजिएगा। हमारी क्लास के बाद तक मामला थोड़ा सा थम चुका होगा। जो सपोर्टर हैं वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे होंगे क्योंकि अब उन्हें रात में सेकंड शिफ्ट लगानी होगी। तो आप फिर उस दौरान यहाँ से निकल के अपने हॉस्टल वापस चले जाइएगा। ज़बरदस्त हो गया। अब अगर लॉन्ग मार्च है तो दूसरे शहर तो आप नहीं जाएंगे। जैसे पिछले वीकेंड पे सड़कें बंद थी, मोटरवे बंद थी, ऐसे ही है। पिछले वीकेंड में मोटरवे बंद थी हैं वाकई। मैं मुल्तान तक होके आ गया, मुझे पता ही नहीं लगा। फ्राइडे को वो मोटरवे बंद थी, फिर रात में ऐलान आया कि नहीं बंद नहीं होगी, तब तक मैं मुल्तान पहुंचा हुआ था उस बंद हुई हुई मोटरवे में। तो ये सब सोशल मीडिया पे भरोसा मत किया करें, कभी बाहर निकल के देखा करें कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, असल में क्या चल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं 1 घंटा लाहौर में ट्रैफिक में फंसा ज़रूर था शाम के वक्त। तो लाहौर से निकलते निकलते मैं फंसा था, सड़कों पे काफ़ी रश था। मैंने चूँकि टीवी पे देखा था कि मोटरवे बंद है या इस तरह से करके, तो मुझे लगा कि जो चाहने वाले इमरान खान को उन्हें लगता होगा कि सिर्फ ठोकर से ही मोटरवे पे जाया जा सकता है। तो मैंने फिर रूट थोड़ा सा चेंज किया। एक सड़क जो ठोकर के ऊपर से गुजर रही होती है, वो खामोशी से जो है वो आगे जाके मोटरवे में लग जाती है। तो मैं उस पर गया तो उधर ना कोई रुकावट थी ना कुछ और, वो सारे के सारे ठोकर के आसपास शोर मचा रहे होंगे गालबन, पता नहीं वहाँ भी रश था या नहीं था, लेकिन बहरहाल मेरी वाली साइड पे मोटरवे खुली हुई थी। तो अगर आप घर जा रहे हो और आपको टीवी पे नज़र आए कि मोटर बंद हो गई है, तो एक दफ़ा जाके अमली तौर पे उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो सिर्फ ये व्हाट्सएप की जो खबरें और वीडियोज़ हैं इन पर मत भरोसा किया करें, ज़िंदगी में कुछ और चल रहा होता है। तो पिछले वीकेंड पे मैं गया भी हूँ और मैं आया भी हूँ और सब कुछ स्मूथ रहा है। हाँ, गलत बयानी नहीं करूँगा, पहला 1 घंटा लाहौर के अंदर काफ़ी रश था, चूँकि मैं डायरेक्ट ठोकर वाले रूट की तरफ नहीं गया, मैं दूसरे रूट की तरफ गया, अब्दुल सत्तार ईदी रोड की तरफ, और उधर रश ज़्यादा था। वो टाइम भी ऐसा था जो ऑफिस के फारिग होने का, और लॉन्ग वीकेंड पे वैसे ही लाहौर में रश हुआ होता है, लेकिन उस दिन थोड़ा ज़्यादा था, लोग एक्साइटेड थे। तो अब लॉन्ग मार्च है, वो अगर सुबह के वक्त शुरू हो रही है तो मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, वो उस टाइम पे जब हम अपनी लॉ की क्लास से फारिग होंगे, आप सुकून से अपने हॉस्टल वापस चले जाइएगा। मसला हल हो गया। और कोई मसला? हाई टी कहाँ से आ गए जी? सैटरडे वाले लेक्चर में हाई टी?
आपने कौन से वाले वीक का ये लेक्चर सुना? लास्ट वीक मैंने आने वाले वीक के सैटरडे की हाईटी की बात की। आप लोग जी भाईजान आप चोरीशुदा लेक्चर देख रहे हैं। ये पिछले सेशन में, अच्छा ओ हो ठीक है, आप लोगों ने देखी वो वाली वीडियो पास पेपर वाले? हाँ, ऑल तो उसमें से हमने वो सारी चीज़ें सेंसर की थी। हाँ ठीक है, असल में उस वक्त ये था कि वो पूरे सेशन जो है वो हमारा बड़ा डिस्टर्बेंस में गुजरा था, और उसमें फिर हमने इनाम रखे थे कि जो मिड टर्म में टॉपर्स हों उनको भी हमने इनाम देना था। फिर हमने बच्चों की मोटिवेशन के लिए कहा था कि एक मिड टर्म एक बड़ा टेस्ट बीच में आना था कि जितने इसको अटेंड करेंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे एक हाईटी के लिए। शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2, उनके रजिस्टर पूरे होने चाहिए। तो सेशन एंड पे बच्चों के रजिस्टर कंप्लीट करवाने के लिए हमने एक हाईटी ऐड की थी। वो सेशन एंड पे पास पेपर्स की डिस्कशन हो रही थी, तो उसी की वीडियो जो है वो एडिट हो के आपको मिली। और हमारा ख्याल था कि हमने हाईटी वाली सारी बातें ख़त्म कर दी हैं, लेकिन हो सकता है सवालों के बीच में अचानक से कोई हाईटी का तस्करा दोबारा से एंड के करीब, तो उसमें मैंने सैटरडे का जिक्र किया होगा। बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं, वो जो पास पेपर वाली रिकॉर्डेड वीडियो आपको अलग से मिली है, क्योंकि वो पिछले सेशन की वीडियो को एडिट किया था, तो उसमें जो है वो हाईटी का जिक्र है। तो कर लेंगे सेशन के एंड पे हाईटी कर लेंगे। 3 शर्तें रख लेते हैं। शर्त नंबर 1, एक ग्रैंड टेस्ट लूँगा नवंबर में। रिजल्ट से आप निकल लें, रिजल्ट से अगले वीक एक ग्रैंड टेस्ट, उस वक्त तक जितना पड़ा होगा उसका। फिर दिसंबर में एक मिड टर्म, फिर जनवरी के एंड पे एक और ग्रैंड टेस्ट, और रजिस्टर आपका बना हुआ हो। अगर ये सारी शर्तें पूरी हो जाएं तो वो बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे और हम जाके हाईटी कर लेंगे। आपका सिलेबस इतना सा है कि एक बच्चे ने हाईटी में मुझे बैठे बैठे बताया कि सर आपने जो शर्त रखी थी ना रजिस्टर वाली, उस पर मैं बड़ी टेंशन में आ गया था। तो उसने बताया कि वो एक दिन सुबह 6 बजे बैठा है और अगले दिन सुबह 5 बजे तक उसने रजिस्टर कंप्लीट कर लिया था। वो फ्री की हाईटी इतनी मोटिवेटिंग थी कि उसने ये किया, लेकिन उसके बाद उसे एहसास हुआ कि अगर ये इतना ही सिलेबस है जो 23 घंटे में अलॉन्ग विद बाकी सारे रेस्ट लिखा जा सकता है, सारा का सारा पढ़ा नहीं लिखा जा सकता है, तो उससे उस बच्चे में मोटिवेशन काफ़ी बढ़ गई। तो आप लोग साथ साथ रजिस्टर लिखते रहें, नहीं तो एंड पे हम इस तरह की कोई हाईटी रख के और उसको कैटलिस्ट साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपको एंड पे इतनी अजियत नहीं होगी। तो ठीक है, वो हाईटी, वो बिल्कुल ये भाई ने सही कहा कि वो हाईटी का जिक्र उस वीडियो में होगा, लेकिन वो वीडियो जो है वो थोड़ा सा, इसका मतलब है कि हमारी टीम ने एडिटिंग में थोड़ा सा अभी भी गुंजाइश छोड़ दी। हाईटी विलेज में हुई थी, हाँ मेरे ख्याल में शायद 85,000 या कुछ 77,000 इसके आसपास का कोई बिल बना था। मैंने शर्तें ऐसी रखी थी कि बच्चे कम होते चले जाए। नहीं, विलेज रेस्टोरेंट, विलेज मतलब गांव में हाईटी नहीं, सॉल्ट एंड पेपर विलेज, ये जो MM आलम रोड पे है, इसमें हमने की थी। तो इस सेशन में भी ऐसा कुछ कर लेंगे, लेकिन इस सेशन में असल में वो मसला नहीं है। असल में उस सेशन में वो क्लास थी सबसे पहली, कमती लॉ वाली क्लास सबसे पहली थी, और मेरी रात तक CA फाइनल की क्लासेस और उसकी एक्टिविटी चल रही होती थी। मैं औसतन 3 साढ़े 3 बजे वहाँ से रात में फ्री होकर घर जाता था, तो सुबह वाली क्लास में मैं लेट हो जाता था। तो उसमें हमने एक रूल रखा था कि जी 20 मिनट से ऊपर लेट होंगे तो मैं जूस पिलाऊंगा। फिर बीच में आ गया रमज़ान, तो बच्चों ने कहा इसमें हम जूस तो नहीं पी सकते, तो हमने कहा चलो अमाउंट इकट्ठी करना शुरू करते हैं। वो फिर अमाउंट जब इकट्ठी होती गई तो बच्चों ने कहा सर पे इस अमाउंट को इकट्ठा ही करते रहते हैं, जब जब आप लेट आएंगे वो जुर्माना इसमें ऐड हो जाएगा। फिर पर मिनट के हिसाब से जुर्माना था, टाइम के हिसाब से जुर्माना था, कई तरह के जुर्माने थे। वो ऐड होते होते जो है वो हमारे 50-60 हज़ार को क्रॉस कर गए। तो फिर उसमें हमने वो कहा था कि चल ठीक है जी मेरी तरफ से हाईटी होगी क्लास की, लेकिन शर्त ये थी कि मिड टर्म भी दिया हुआ हो और रजिस्टर भी मेंटेन हो। तो उस वक्त मेरी तरफ से भी जुल्म था कि मैं लेट हो जाता था। अब इस दफ़ा नहीं, दिया होना शर्त था, पास होने पे तो फिर तो मैं अकेला ही बैठा हुआ होता। तो इस दफ़ा चूंकि मैं जुल्म नहीं कर रहा, आपके आने से पहले मैं खुद क्लास में मौजूद होता हूँ, आपकी क्लास का टाइम ऐसा है, तो इस दफ़ा वो वाले जुर्माने तो नहीं इकट्ठे हो सकेंगे, लेकिन अगर आप हाईटी चाहते हैं तो शर्तें हम बढ़ा लेते हैं। 3 अदर टेस्ट, एक ग्रैंड टेस्ट नवंबर में, एक मिड टर्म दिसंबर में, और एक ग्रैंड टेस्ट जनवरी में। ग्रैंड टेस्ट का मतलब तकरीबन 60-65 नंबर का पेपर 2 घंटे का, मिड टर्म का मतलब है 3 घंटे का पेपर, और एक और ग्रैंड टेस्ट का मतलब है फिर से 2 घंटे का पेपर। तो ऐसा कर लेते हैं, अगर ये 3 में आप अपीयर होते हैं एंड आप रजिस्टर दिखाते हैं, फिर हमारी टीम ने बड़ा तसल्ली से रजिस्टर चेक करके उस पर निशान साइन शाइन भी लगाए कि ऐसा ना हो कि वही रजिस्टर 2 अलग अलग बच्चे दिखा रहे हो।
तो और रजिस्टर आपने पूरे सीलो का मेंटेन किया हो, जितना आपने सीलो पढ़ा हुआ हो वो सारा लिखा हुआ हो, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे उस आईटी के लिए। जी इतना सा पैरा नहीं, ठीक है। असल में उसका मकसद बस ये है कि आपने रजिस्टर मेंटेन किया हो और नज़र आए। जिसने रजिस्टर मेंटेन किया हो ना, तो कम से कम वो 80 90 100 सफ़े तक तो जाता ही है, छोटे मोटे पैराज हटाने के बाद भी। तो ठीक है, अगर आप लोग ये अगर वीडियो में ऐसी बात हुई और भाई के जज्बात मजरूह हुए उससे, तो ठीक है, मैं उसी जिम्मेदारी को दोबारा से एक्नॉलेज कर लेता हूँ। तो आज जो है वो 26 अक्टूबर के लेक्चर में जो है मैं फिर ये वादा कर लेता हूँ कि वो लोग जो कि मिड टर्म, ग्रैंड टेस्ट 1, ग्रैंड टेस्ट 2 तीनों में अपीयर हों एंड रजिस्टर मेंटेन किया हो, तो उनके साथ सेशन एंड पे हम हाई टी कर देंगे। डन हो गया जी, ठीक हो गया, डन हो गया। तो आप लोगों ने कुछ पढ़ा और पढ़ते गए हंसते गए, पढ़ते गए हंसते गए। आपने कहा ये भी मुझे आता है, ये भी आता है, और फिर आपने सोचा कि अगर ये सब आता है तो लिख ही लूँ। आपने बैठ के लिखना शुरू किया और लिख भी लिया। मतलब इतना हलवा, इतना शुगल। चैप्टर 5 कंप्लीट में आप में से किसी का कोई सवाल, कोई बात जो नहीं समझ आ रही, कोई बात जो बहुत समझ आ रही हो? ठीक है, नहीं, प्रेफरेंस शेयर बेचारा वहीं पे खड़ा रहता है। ऑर्डिनरी शेयर की भी फेस वैल्यू नहीं बढ़ती। जब कंपनी वाइंड अप होगी तो फिर शेयर होल्डर को ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं जिसमें आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को उतना ही दिखाते हैं जितना उसकी फेस वैल्यू है, और उसके साथ कुछ और रिजर्व्स दिखा रहे होते हैं। उन रिजर्व्स को देख के हमेशा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ये सोच रहा होता है कि रिजर्व्स अल्टीमेटली मेरा हक है। एक होता है कैपिटल और एक होता है इक्विटी। कैपिटल है जो फेस वैल्यू पे दिखाया जा रहा है, और इक्विटी है कंपनी की असल वर्थ। तो अगर हमने देखना हो ना कि हर शेयर होल्डर की वर्थ कितनी है, तो हम नेट एसेट्स या इक्विटी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो हमें पर शेयर वर्थ पता लग जाएगी। इसको एक और कॉन्सेप्ट कहते हैं ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर की ब्रेकअप वैल्यू आपको पता लग जाती है कि ये कंपनी अगर 50 करोड़ से चल रही है और इस कंपनी में 1 करोड़ शेयर्स हैं, तो इसका मतलब पर शेयर जो वर्थ है वो 50 रुपए की है। तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू से हट के एक और वैल्यू होती है, उसको हम ब्रेकअप वैल्यू कहते हैं, जो कंपनी की वर्थ के हिसाब से होती है कि आज अगर कंपनी डूब जाए तो हर शेयर होल्डर को कितना मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपनी नॉमिनल वैल्यू मिलती है, फेस वैल्यू, जितने उन्हें दिए बस उतने वापस मिलते हैं, ना कम ना ज़्यादा। अगर फंड्स बहुत कम हो तो हो सकता है कम हो जाए, लेकिन फंड्स बहुत ज़्यादा हो तो ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा, उनको अपना असल सरमाया वापस मिलेगा। इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो लोग हैं जो कि डरपोक हैं, शॉर्ट टर्म गेम खेलते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं, और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। जी, प्रेफरेंस शेयर मार्केट में उसी तरह से ट्रेड हो सकते हैं जिस तरह से ऑर्डिनरी शेयर ट्रेड हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के कहलाती हैं सिक्योरिटीज़। शेयर्स, डिबेंचर्स, मुदारबा सर्टिफिकेट, इन सब के लिए कलेक्टिव नाम होता है सिक्योरिटीज़। पुराने ज़माने में हम स्टॉक एक्सचेंज बोला करते थे, अब हम सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोलते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो उसके ऊपर सिर्फ शेयर्स ही नहीं है, उसके ऊपर ये सारे इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हो रहे होते हैं। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जो मार्केट में ट्रेडेबल हैं मिला के जो वर्ड बोला जाता है वो है सिक्योरिटी। जी, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज क्या है? सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, एक कंपनी है जो पाकिस्तान का ऑनलाइन सारा का सारा सिस्टम चला रही है। उस ऑनलाइन सिस्टम को हम सीडीएस कहते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लोग ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन बाइंग या सेलिंग करने के लिए आपको अपने पैसे या अपने शेयर सीडीसी नामी कंपनी को जमा कराने पड़ते हैं। वो कंपनी आपको आपके पोर्टल के ऊपर, जैसे ऑनलाइन क्लास होती है कि आपको आपके पोर्टल पे क्लास नज़र आना शुरू हो जाती है, आप उसको देख सकते हैं, वहीं से उसको अटेंड कर सकते हैं, वहीं से टेस्ट दे सकते हैं। तो इसी तरह से आपका जो फिजिकल शेयर या पैसे हैं वो सीडीसी के पास आ जाते हैं। वो आपको एक पोर्टल जनरेट कर देते हैं, उस पोर्टल में आपको नज़र आ रहा होता है कि मेरे पास इतने शेयर्स हैं, इतने पैसे हैं, और आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जी, जी, यानी हम कह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स की अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एंटाइटलमेंट्स। कि हाँ भाई, तुम्हारा डिविडेंड ज़्यादा होगा, तुम्हारा कम होगा, तुम्हें बोनस शेयर मिला करेंगे, तुम्हें नहीं मिला करेंगे, तुम्हें राइट शेयर मिलेंगे, तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज राइट्स हम चेंज कर सकते हैं। तो हम वोटिंग राइट्स की बेस पे शेयर होल्डर्स की कैटेगरीज बना सकते हैं, डिविडेंड के राइट पे बना सकते हैं, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, इन सारी कैटेगरीज के राइट्स बदल के हम अलग अलग क्लासेस बना सकते हैं। जी, कंप्लीट शेयर कैपिटल चैप्टर 5, कोई सवाल? शेयर्स, शेयर्स की कैटेगरीज, शेयर की सारी बातें।
सब क्लियर है? पक्का? आगे चलें? ठीक है जी, आगे चलते हैं। 2 सफ़े का एक प्यारा सा चैप्टर हमारा इंतजार कर रहा है। डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट जब किया जाता है मेंबर्स में, शेयर होल्डर्स में, तो उस चीज को हम कहते हैं डिविडेंड। तो चैप्टर को हम कहें डिविडेंड या इसको कहें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बात बराबर है। अब कुछ बातें हैं, अब हो सकता है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके पास उस तरतीब में ना आ रहा हो, तो पहले एक दफ़ा लेक्चर सुन लें, फिर मैं वहाँ से आपको दिखाऊंगा, तो आप साथ साथ किताब पे नोट कर लीजिएगा। क्योंकि होता ही है कि मैं इधर से पढ़ा रहा होता हूँ और उधर से आप अपना पढ़ रहे होते हैं, और एंड पे आपने मुझे सुना नहीं होता, और जब घर जाके पढ़ना होता तो आप कहते हैं पढ़ तो मैंने क्लास में लिया था, और क्लास में जब सुनना था वो घर जाके आप याद कर रहे होते हैं कि क्लास में काश सुन लिया होता। तो ना सुनते हैं ना पढ़ते हैं। सुनना क्लास में, पढ़ना घर में। आप पढ़ते क्लास में और पछताते घर में कि सुन लिया होता उस टाइम पे। तो इस वक्त मुझे सुन लें, मैं आपको एंड पे किताब तो दिखा ही रहा होता हूँ, और घर जाके भी आप किताब पढ़ रहे होते हैं। डिविडेंड के बारे में छोटी छोटी सी बातें हैं। सबसे पहले डिविडेंड only to be paid out of profits। एक कंपनी को अगर लॉस हुआ है तो वो डिविडेंड नहीं दे सकती, चाहे उसको जितने मर्जी नजर आ रहा है कि उसके फ्यूचर में बहुत तूफानी प्रॉफिट होने वाले हैं, चाहे उसके पास जितने मर्जी तगड़े मजबूत रिजर्व्स पड़े हुए हों, जितना मर्जी ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में पड़ा हुआ हो, अगर मौजूदा साल लॉस हुआ है तो डिविडेंड नहीं दे सकते। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है याद रखने का। एक एक्सेप्शन है जो हमारी किताब ने नहीं बताई, एक खास रिजर्व है जो क्रिएट किया जा सकता है, उस रिजर्व का नाम होता है रिजर्व फॉर इक्वलाइजिंग डिविडेंड। यानी कंपनी को जिन ईयर्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा हो वो एक रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं उन सालों के लिए जिसमें उनको प्रॉफिट ना हो, तो उस रिजर्व में से उठा के डिविडेंड दे दिया करें। ये अकाउंटिंग के अंदर एक चीज होती है, एक रूल होता है। लॉ में भी एक्सेप्शन है लेकिन हमारी किताब ने नहीं बताई तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो ये रूल जहन में रखना है कि डिविडेंड सिर्फ उस ईयर दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, लॉस से डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? देन ओनली टू बी पेड आउट ऑफ रियलाइज्ड प्रॉफिट। सिर्फ और सिर्फ रियलाइज प्रॉफिट से दिया जाएगा, अनरियलाइज प्रॉफिट से नहीं दिया जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, रिवैल्यूएशन सरप्लस जानते हैं? कंपनी के एसेट्स हैं 50 मिलियन के, कंपनी ने रिवैल्यूएशन कराई, वो एसेट हो गए 60 मिलियन के। टेक्निकली आपको 10 मिलियन का गेन हुआ है, कंपनी की 10 मिलियन वर्थ बढ़ी है, लेकिन ये वर्थ इनकम में नजर नहीं आ रही। आपने एक जगह सरप्लस के तौर पे उसको दिखाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस वक्त एसेट बेचने जाएं शायद उस वक्त वो वैल्यू ना हो। इस वक्त आपको लग रहा है कि कंपनी की 10 मिलियन वर्थ बढ़ गई, आप उस लग रहा है वाले की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट इस लग रहा है प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट इनकम है, एक कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट करती है जमीनों में, उसने 2 करोड़ की एक जमीन ली, पता ही लगा कि मार्केट में फैक्टर्स इस तरह से हुए कि 2 महीने बाद वो जमीन हो गई 2.5 करोड़ की, आपको आधा करोड़ गेन हुआ है, बट रियलाइज्ड गेन नहीं हुआ। रियलाइज्ड गेन कब होगा? जब सेल करेंगे। अभी गेन हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि आपकी कंपनी की अगर वर्थ बढ़ी है तो दिखाओ, और जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसको या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको आप मार्केट वैल्यू पे मेजर करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप 50 लाख रुपए से अपने एसेट को इंक्रीज कर देंगे, इन्वेस्टमेंट एसेट को, तो फिर उसका क्रेडिट इंपैक्ट कहाँ जाएगा? अकाउंटिंग पढ़े हुए लोग, हाँ जी, क्रेडिट इंपैक्ट नेट एसेट्स को कम कर देगा। तो नेट एसेट में अगर आप क्रेडिट की एंट्री डालेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कम हो जाएंगे। सरप्लस का एक ट्रीटमेंट तो हमने देख लिया ना, सरप्लस नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ की थी वो 2.5 करोड़ हो गई है, आपने 50 लाख से अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नामी एसेट को डेबिट कर दिया है, क्रेडिट कहाँ गया? जी, सरप्लस तो आपके अपने एसेट में होता है, इन्वेस्टमेंट में थोड़ी होता है।
इन्वेस्टमेंट का आपको प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट नजर आ रहा है, तो ये आपकी इनकम में नजर आएगा किसी जगह? कहाँ नजर आएगा? अदर इनकम में या अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में? किसके थ्रू रूट होगा? रेवेन्यू के थ्रू या इक्विटी के थ्रू? इक्विटी के थ्रू। असल में ये आपकी वो इनकम है जिसने आपकी कंपनी की वर्थ बढ़ा दी है, लेकिन ये अभी इनकम आई नहीं है। तो आप ऐसी चीज़ें उठा के कैपिटल के साथ पार्क कर देते हैं, इक्विटी का हिस्सा बना देते हैं, और बाद में जब असल में रियलाइज होती है तो फिर वहाँ से निकाल के उसको इनकम में चार्ज करते हैं। तो आपकी रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आप सरप्लस उठा के वहाँ पे रिजर्व के तौर पे दिखा देते हैं, और हर साल थोड़ी सी उसकी एडजस्टमेंट करते रहते हैं उसके अगेंस्ट। तो आपके इस तरह के जितने भी अनरियलाइज गेन्स हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट है, बहुत सारी कंपनियों को इस तरह के बहुत सारे अनरियलाइज गेन होते हैं। मिचल्स के पास एक बाग है जिसकी वर्थ है 1 करोड़, आम का बाग है, उसकी वर्थ है 1 करोड़, उसमें आ गए आम, वर्थ बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? जितना आम, शायद 2 करोड़ हो जाए। तो उन्होंने अपने एसेट में बाग डेबिट किया हुआ था 1 करोड़ से, अब बागों में आम आ गए, बाग मजीद 1 करोड़ से डेबिट हो गया, क्रेडिट क्या हुआ? इनकम। इसी तरह का कोई ना कोई इक्विटी का रिजर्व जहां पे आपने वो कर दिया, जब तक ये आप आम बेचेंगे नहीं तब तक ये रियलाइज नहीं होगा। तो बहुत सारी कंपनी के इस तरह के गेन होते हैं जो रियलाइज नहीं होते, अनरियलाइज्ड होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने एक टोटका ध्यान में रखना है कि डिविडेंड हमने सिर्फ रियलाइज प्रॉफिट से देना है। ऐसे अनरियलाइज प्रॉफिट जो कि डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट होते हैं और वो इनकम नहीं होते, सिर्फ आपकी वर्थ बढ़ा रहे होते हैं, उससे डिविडेंड नहीं देना। याद रहेगी बात? अब खतरनाक बात, नो डिविडेंड। जी, क्रेडिट सेल्स को तो हम सेल के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, हाँ, हम उसे कंडीशंस पूरी होने पे हम उसको रियलाइज कर लेते हैं। अगर बाद में ना आए तो हम उसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं, बैड डेट के तौर पे ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन हम अपने IFRS के मुताबिक उसको इनकम के तौर पर रिकग्नाइज कर लेते हैं। नहीं, क्योंकि हम उसको हम कर चुके हैं, काउंट कर चुके हुए हैं। और मज़े की बात है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंड पे प्रॉफिट निकालते हैं तो आप अपने जो डेटर्स हैं उनमें से प्रोविजन साइड पे कर देते हैं, और जो एक्चुअल बैड डेट्स हैं वो आप वाइप आउट करा देते हैं। तो टेक्निकली आपका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट आता है वो ऑलरेडी उन बैड डेट्स के इम्पैक्ट को निकाल चुका होता है। तो सिर्फ रियलाइज प्रॉफिट से डिविडेंड देना है, अनरियलाइज प्रॉफिट जो कि इक्विटी में डायरेक्टली पड़ा हुआ है उससे डिविडेंड नहीं देना। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से नहीं दे सकते, जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की रीमेजरमेंट से जो आपके पास बेनिफिट आया है उससे नहीं दे सकते, आपकी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, आपके लाइफ स्टॉक, इनकी रिवैल्यूएशन से अगर आपके पास कोई प्रॉफिट है जो कि अभी रियलाइज नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में नजर आ रहा है, आप उससे डिविडेंड नहीं दे सकते। जी, यहाँ से कोई सवाल था? डन। नो डिविडेंड फ्रॉम गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कंपनी एसेट्स की खरीदो फरोख्त से, एसेट्स की फरोख्त से आने वाला जो गेन है उससे डिविडेंड नहीं देगी। आप कहेंगे सर ये तो हम इनकम में रिकॉर्ड करते हैं, ये तो अदर इनकम होती है, गेन ऑन सेल। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि एसेट की सेल से आने वाले डिविडेंड, प्रॉफिट से डिविडेंड मत देना? वो क्यों देते हैं, अभी उसकी तरफ भी आएंगे। एक तो वो नॉर्मल आपकी ट्रेडिंग इनकम नहीं है, और कंपनी का एसेट है। अगर ये इजाज़त दे दी कि एसेट बेच के उससे आने वाले प्रॉफिट से डिविडेंड दे देना, तो जो मुश्किल ईयर होगा, जिसमें आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं आया होगा, कंपनी क्या करेगी? एसेट बेचेगी, उससे गेन आएगा, गेन से डिविडेंड देगा, शेयर होल्डर फौरी तौर पे तो खुश हो जाएंगे, कंपनी अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में रुल जाएगी। वो कंपनियां जो अपने एसेट बेचना शुरू कर दें, वो कौमें जो अपने एसेट बेचना शुरू कर दें, वो लोग जो अपने पर्सनल एसेट्स बेचना शुरू कर दें, उनको फिर प्रॉब्लम होता है, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होता है। तो ये अच्छा सोल्यूशन नहीं होता कि आप एसेट बेच के गुजारा करें।
लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये होता है कि आपकी कंपनी के एसेट्स आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करके दें, और अगर आपके पास अच्छा प्रॉफिट नहीं आया तो कोई बात नहीं, मत लालच करेंगे हमें डिविडेंड चाहिए, खामोश होकर बैठ जाएं। तो लॉ सपोर्ट करना चाह रहा है कि ऐसा ना हो कि कंपनियां खामखा अपने एसेट बेच बेच के उसके गेन से उठा के डिविडेंड देना शुरू कर दें और अल्टीमेटली ऊपर के बजाय नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए। लेकिन एक्सेप्ट इट्स कंपनीज बिजनेस। अगर कंपनी का बिजनेस ही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स है, कंपनी बिल्डिंगें खरीद के बेचती है, फर्नीचर खरीद के बेचती है, एसी खरीद के बेचती है, यानी कि अगर आपका बिजनेस ही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स है, वो इन्वेंट्री होगी। ये आपको पता है क्योंकि आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। लॉ वाले ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते। लॉ तो प्रॉपर्टी कह देता है एसेट्स को, तो वो कह देते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी की सेल से होने वाला जो गेन है उससे आपने डिविडेंड नहीं देना, अनलेस कि ये आपकी कंपनी का बिजनेस है ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सच प्रॉपर्टी, वो वाला एसेट। अभी बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, नहीं तो ये कह देते कि इन्वेंट्री नामी एसेट से डिविडेंड दिया जा सकता है और जो नॉन करंट एसेट वाला डिविडेंड है उससे नहीं। तो इनको इतना नहीं पता, ये बेचारों को तो एसेट भी नहीं पता, ये तो प्रॉपर्टी कह देते हैं बेचारे उसे। ये तो आप अकाउंटिंग वाले लोग जानते हैं कि इन्वेंट्री क्या चीज़ है। तो इसलिए इन्होंने आम आदमियों को ये बताया कि कोई कंपनी अपने एसेट के बेचने से डिविडेंड, जो आने वाला प्रॉफिट उससे डिविडेंड नहीं देगी, लेकिन अगर कंपनी का काम धंधा ही एसेट्स की खरीदो फरोख्त है तो आप समझते हैं कि ये ट्रेडिंग इनकम है। एक आम आदमी को समझाने के लिए उन्होंने एक्सेप्शन बता दी कि अगर कंपनी का बिजनेस है तो वैसा कर सकती है। अच्छा, फिर उसमें भी ख्याल करना है कि अगर कंपनी का बिजनेस है और आपने एक एसेट बेचा और आपको 2 करोड़ का फायदा हो गया तो फौरन से डिविडेंड नहीं देना, साल के एंड पे देखना है कि क्या कुछ एसेट्स पे लॉसेस तो नहीं। अगर कुछ एसेट्स बेचने पे लॉस हुआ और कुछ पे प्रॉफिट हुआ है तो आप डिविडेंड किस प्रॉफिट से दे सकते हैं? नेट हुए हुए। यानी कि हम कहते हैं एक्सेप्ट इट्स कंपनीज बिजनेस एंड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ losses on sale of assets। तो कंपनी गेन ऑन सेल ऑफ एसेट से फिक्स एसेट, जिसको आप फिक्स एसेट कहते थे, आप भी तो बदलते रहते हैं ना, आप पहले फिक्स एसेट कहते थे, आप नॉन करंट एसेट कहते हैं, पता नहीं आप कहते हैं या नहीं कहते। अब फिक्स एसेट को फिक्स एसेट नहीं कहा जाता, नॉन करंट एसेट कहा जाता है, क्योंकि पहले जब फिक्स एसेट को फिक्स एसेट कहते थे तो मेरे जैसे लोग परेशान हो जाते थे। मैं कहता ये कौन सा फिक्स एसेट है, जितना मर्जी ला। गाड़ी को फिक्स एसेट कह देते थे, उससे ज़्यादा तो मूव करने वाली चीज़ ही कोई नहीं। तो इसलिए उन्हें समझ आया कि ये हमारा लफ्ज़ ज़रा ज़्यादा मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने उसको नॉन करंट एसेट कहना शुरू कर दिया। हालांकि गाड़ी करंट से चलती है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैंने वो वाला एहतजाज अपना वापस ले लिया। तो कंपनी का बिजनेस है एंड उस बिजनेस में भी उसने लॉसेस प्रॉफिट आपस में एडजस्ट कर लिए हैं, देन दिस कंपनी इज अलाउड कि वो डिविडेंड दे सकती है। जो हेड ऑफिस होगा वो नॉन करंट में आएगा, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बिजनेस बाइंग और सेलिंग ऑफ दैट एसेट नहीं है। और अगर कंपनी का काम धंधा ही एसेट्स की खरीदो फरोख्त है, भाई एक सादा कंपनी, हमारा कॉलेज अगर कंप्यूटर बेचेगा तो उससे आने वाले पैसे से वो डिविडेंड नहीं दे सकता, लेकिन हफीज सेंटर में बैठा हुआ एक ऐसा बंदा जो बेचता ही कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर बेच के जो आने वाला प्रॉफिट है उसे डिविडेंड दे सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उसकी रेगुलर ट्रेडिंग इनकम बन जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि गेन ऑन सेल ऑफ एसेट से आपने डिविडेंड नहीं देना, सिवाय इसके कि ये कंपनी का बिजनेस है एंड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ जो भी लॉसेज हैं वो। जी जी, वो जो फेयर वैल्यू गेन है वो पहले इक्विटी के थ्रू रूट होके अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में नजर आता रहता है, असल इनकम में नहीं आता। एक दफ़ा स्टैंडर्ड को ज़रा दोबारा देखें, ये जितने भी इस तरह के इनकम्स हैं वो डायरेक्टली इनकम नहीं होती। जो गेन्स हैं उनको हम समझें इक्विटी के थ्रू रूट कर रहे होते हैं। जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस है ये भी गेन, लेकिन कहीं अकाउंट्स में नज़र आया कि इनकम में लिखा नज़र आ रहा हो कि रिवैल्यूएशन की इनकम नहीं, उसको हम इक्विटी के अंदर वो कर देते हैं। देखिए होगा क्या, मेरा रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस होकर प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कहाँ जाएगा? इक्विटी में। तो मेरी वो इनकम इधर आए या डायरेक्ट इक्विटी में आए, अल्टीमेटली मेरी इक्विटी तो उतनी रहनी है, लेकिन रूट का फर्क है। जो साल के दरमियान होने वाली रियलाइज इनकम है वो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहे हैं।
और जो अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम है ना, ये बनी ही उन इनकम्स के लिए है जो इनकम टेढ़े रूटों से आती हैं। आपने गौर करना है, जो अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में जितने भी कंपोनेंट आते हैं ना, ये सीधे वाले कंपोनेंट नहीं है, ये इसी तरह के टेढ़े बांके कंपोनेंट है जिसको हम फेस पे दिखा देते हैं कि ये इनकम है, लेकिन वो असल में इनकम नहीं है, वो असल में इक्विटी को डायरेक्ट हिट हो रही है। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अलग से कैलकुलेट हो रहा होता है और आप अलग से बता देते हैं कि ये हमारी 3 अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम्स हैं, और ये इनकम डायरेक्टली कहाँ गई हैं? इक्विटी के अंदर। हाँ, अगर जी, अगर रिवैल्यूएशन में कुछ लॉसेज हैं और रिवैल्यूएशन में कुछ प्रॉफिट्स हैं और आपका बिजनेस भी यही है, तो आपने प्रॉफिट्स लॉसेस को एडजस्ट करके देखना है कि क्या एंड पे आपके पास प्रॉफिट बचा है। अगर बचा है तो डिविडेंड ले सकते हैं, वरना नहीं। जी नहीं, मैंने आपको ये बात की कि आपने सिर्फ इस तरह से कर लेते हैं करंट प्रॉफिट्स में से। इसके लिए एक और लफ्ज़ बोलूं अगर आपको बुरा ना लगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट करंट प्रॉफिट को कहते हैं। ठीक है, आपके रिजर्व में पड़े हुए हैं, कंपनी की वर्थ बढ़ी हुई है, कितनी बुरी बात है कि आप अपनी उसी वर्थ को कम करके अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को खुश कर दें। जिस साल आपकी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उस साल डिविडेंड नहीं बनता, और अगर डिविडेंड दे दिया जाए तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली कंपनी की वर्थ कम होगी। तो उनको आज मत दें, उनसे कहें ठीक है जी हमारे पास ये साल अच्छा नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे पास रिजर्व में अच्छे पैसे पड़े हुए हैं। तो शेयर होल्डर्स के हाथ में अगर ये डिसीजन हो ना कि डिविडेंड कितना, तो वो तो कहेंगे सारा, एक तो इस वक्त का सारा प्रॉफिट, और ओपनिंग बैलेंस में से भी अगर हम ये चीज़ निकाल के खा जाएं तो क्या ही अच्छी बात है। तो कानून ने कुछ इस तरह के रूल्स रख दिए कि लोग चाह के भी कंपनी का नुकसान ना कर सकें। तो ये वो रूल्स हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि डिविडेंड देने में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट से दी जाएगी लॉस वाले ईयर में, चाहे आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी हुई हो, करोड़ों की पड़ी हुई हो, आप नहीं दे सकते डिविडेंड। लेकिन सर जब डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी एंट्री रिटेन अर्निंग से लेस करते हैं उसको। जी, डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम दिखाते चेंजेस इन इक्विटी में वहीं से ही हैं। क्यों? क्योंकि साल का प्रॉफिट भी वहीं पाक होता है, साल का डिविडेंड भी वहीं से निकलता है, उसको शो करने का वो है। और अगेन ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में पहले साल का प्रॉफिट ऐड होगा, फिर डिविडेंड माइनस होगा। प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम है डिविडेंड की टाइमिंग। पिछले साल का डिविडेंड दिया अगले साल में जा रहा होता है, ये एक प्रॉब्लम है। IAS 10 जब आप पढ़ेंगे FR2 में, तो उसमें आप देखेंगे कि ये एक एडजस्टिंग एंट्री है। इस साल यानी कि आप डिविडेंड का अक्टूबर में AGM में डिविडेंड फाइनल हो रहा है, कौन से ईयर का? जून 30 पर खत्म होने वाला ईयर। और वो डिविडेंड कौन से अकाउंट्स में नजर आना चाहिए असूलन? जून 30 वाले में, लेकिन दे आप 4 महीने बाद रहे हैं। तो फिर जो अकाउंट्स में डिविडेंड नजर आता है वो और होता है, वो इंटरम होता है। और फाइनल डिविडेंड जो है वो अकाउंट्स में उस तरह से नजर नहीं आता अनलेस कि आप IAS 10 की एडजस्टमेंट करें। तो IAS 10 में डिविडेंड के ऊपर ना आप एक पूरा पोर्शन पढ़ेंगे कि डिविडेंड का क्या मामला होता है। डिविडेंड चूंकि डिक्लेयर किसी और टाइम पे होता है और जिस ईयर से वो बिलोंग कर रहा होता है वो और होता है। जी पता नहीं, जब मैं अकाउंटिंग की बात करता हूँ तो आप लोग परेशान तो नहीं हो जाते? क्योंकि आप लोगों को तो सवाल करने आते हैं सारे, लेकिन जो अंदर गहराई में बात चल रही होती है वो, मतलब जब मैंने ये कहा कि अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम किस लिए होती है, तो आप ज़्यादा माइंड तो नहीं कर गए? आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता था? हाँ, आप तो कहेंगे पता था, ठीक है। असल में अकाउंटिंग में भी साइंस होती है, आप लोग बस उस साइंस के पीछे नहीं जाते। आप कहते हैं बस मैं 10-12 सवाल हाथ से कर लूँ, पेपर में सवाल आए वो 70-80% में कुछ ना कुछ कागज़ पे लिख लूँगा, चल जाएगा काम। उस लॉजिक को भी समझा करें, बड़ी मज़े की लॉजिक होती है पीछे। जी, एक्सचेंज रेट से आने वाला गेन, अगर तो वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई है तो वो गेन रियलाइज़ हो गया है। और अगर आपके कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो कि फॉरेन करेंसी में मैयर हो रहे हैं और उसकी मैयरमेंट चेंज हुई है, तो भी वो फिर अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम वाले रूट से जा रहा है। जी कैसे? जी अगेन ईयर एंड पे आप जो गेन लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं वो 2 तरह की चीज़ों पे करेंगे। एक ट्रांजैक्शन हुई आपकी डॉलर्स में जो हो गई है, और एक आपके एसेट खड़े हुए हैं। आप कहते हैं कि जी ये वाला रोस्टम मैंने $400 का लिया है, इसकी वैल्यू $400 है, और ईयर एंड पे डॉलर का रेट चेंज हो चुका है, तो मैं इसी रोस्टम को समझे रीवैल्यू कर रहा हूँ।
तो ये टेक्निकली रिवैल्यूएशन सरप्लस वाले ही टाइप की वो मूवमेंट नज़र आती है इसमें। लेकिन जो आपके रेवेन्यू की और इनकम की और एक्सपेंस की ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो जिस दिन जौन सा रेट चल रहा था वो उस दिन के उसके हिसाब से रिकॉर्ड हो रही होती है। तो मसला आता ही आपका एज एट बैलेंसेस पे, जो आपने ईयर एंड वाले दिन के बैलेंस के मुताबिक बताने होते हैं। वापस इधर आते हैं, डिविडेंड प्रॉफिट्स में से देंगे, पहली बात समझ आई, लॉसेस में से नहीं देंगे। डिविडेंड रियलाइज प्रॉफिट्स में से देंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट जो कि डायरेक्टली क्रेडिट हो रहे हैं इनकम स्टेटमेंट को, उनको उनमें से नहीं। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट से डिविडेंड नहीं देंगे अनलेस कि आपका काम धंधा ही उस तरह के एसेट की खरीदो फरोख्त है एंड आपने उसके सारे लॉसेस और प्रॉफिट्स को आपस में एडजस्ट कर लिया है। तो पहली चीज हमें समझ आ गई कि डिविडेंड पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है। अब अगली चीज, डिविडेंड पे कैसे होगा, ये मिटा दो, ये मिटा दो। जी, किसी भी किस्म का एसेट, प्रॉपर्टी, उसके गेन और सेल से, अनलेस कि आपका काम ही उस एसेट में डील करना है। अगर काम उसी एसेट में, अब ये है ना आपका सॉफ्टवेयर है, कॉलेज वाले अचानक से उठ के कहते हैं कि जी हमारा कैंपस इनसाइड जो है पहले इतनी काम की चीज़ नहीं था, अब अपने उसमें ये फीचर जो ऐड किया, अब ये 15 करोड़ का हो गया, 5 करोड़ से उठ के, अब ये 10 करोड़ से डिविडेंड नहीं दे देंगे ना, ये तो हमने खुद ही से उसकी रीमेजरमेंट करके, हाँ लेकिन हम अपनी कंपनी की वर्थ ज़रूर बढ़ा देंगे 10 करोड़ से, हम उसको अदर वाले रूट से ले जाके इक्विटी के साथ करके दिखा देंगे कि हमारी कंपनी की ओवरऑल वर्थ इतनी बढ़ गई है, लेकिन उसमें से डिविडेंड देना मुनासिब नहीं है। डिविडेंड पे कैसे होगा? डिविडेंड 3 तरीके से पे हो सकता है, या आप चेक दे दें, या डिविडेंड वारंट दे दें, या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर दें। तीन तरीके हैं। क्रॉस चेक दिया जा सकता है, आपकी कंपनी के लोग हैं, उनके बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, आपको उनका नाम पता है, आप उनसे पूछेंगे हाँ भाई आपका कौन कौन सा नाम है, उस नाम के मुताबिक आप उनके नाम पे क्रॉस चेक बना के उन्हें दे देंगे, तो वो क्रॉस चेक उठा के जमा कराएंगे। डिविडेंड कभी भी पैसों में डायरेक्टली नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी जो है वो एक लिफाफे में पैसे डाले, उसको बंद करे और आपके घर रवाना कर दे। आपके घर डाकिया आए, बेल बजे, आप पैकेट देखें, पैकेट में कुछ नोटू नज़र आ रहे हो, आप खोले अंदर से नोटू और कुछ ठीपे नज़र आ जाएं, तो आप कह लो जी मेरा डिविडेंड आ गया। डिविडेंड जो है उसको ट्रैवल करवाना ख़तरनाक है, पैसे हैं ना, तो इसको ट्रैवल करवाना खतरनाक है। तो एक तरीका ये है कि डिविडेंड का उस बंदे के नाम पे चेक बन जाए। हो सकता है आपको कंपनी के कुछ बंदे कहेंगे भाई हमारा तो बैंक अकाउंट है ही नहीं, तो जो तुम चेक दोगे वो गलत हो जाएगा। तो एक चेक होता है कैश का चेक, लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ होती है। कैश का चेक जिसके हाथ लग गया वो तो चलता फिरता कैश है, वो जाएगा उसको निकलवा लेगा। तो डाकिया नहीं अंदर से चेक निकाल लिया, या कोई और दरमियान में कहीं भी उसकी इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज़ हो गई, तो एक ऑप्शन है चेक। दूसरा ऑप्शन है जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, डिविडेंड वारंट, कि मिस्टर शकील जो है वो अपना दरवाज़ा खोलेंगे तो बाहर का डाकिया उनको एक कागज़ देगा, उस कागज़ पे लिखा होगा मिस्टर शकील आपके ये नाम का डिविडेंड वारंट है, आपका CNIC नंबर फलाना, आपका फुल नेम ये, आपके वालिद का नाम ये। आप ये कागज़ उठा के खुद बानफ़्स नफीस अपने ID कार्ड समेत कंपनी के ऑफिस पहुँच के उनको ये कागज़ दिखा के पैसे ले सकते हैं। जी हो सकते हैं, नहीं ये लिस्टेड कंपनी में रिक्वायरमेंट है, हर जगह नहीं है। तो शेयर होल्डर होने के लिए आपका बैंक अकाउंट होना शर्त नहीं है। तो लॉ ने ऑप्शन ये रखी हैं, ऑल तो सारी कंपनियां उसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं। और जी जी सारी कंपनियों के लिए नहीं लिखा हुआ, नहीं। चलें, मैंने जो अगली बात लिखनी थी वो अब आप मेरे से पहले ही निकलवाना चाह रहे हैं। लिस्टेड में सिर्फ एक ऑप्शन है और अदर्स में तीनों ऑप्शंस हैं। लिस्टेड के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, और कुछ नहीं कर सकती।
लेकिन जो बाकी कंपनियां हैं उनको बहुत ज़्यादा जिद्दत की तरफ उन्होंने जाने का नहीं कहा, उनको उन्होंने तीनों ऑप्शन कहे हैं, वो प्रेफर करते हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, प्रेफर करते हैं। लेकिन शेयर होल्डर को ये ऑप्शन है कि वो जिस वक्त कंपनी का शेयर होल्डर बना है वो बताए, अपनी पसंद बताए कि इन 3 मोड्स में से वो कौन से मोड में पेमेंट रिसीव करना चाहेगा। अगर वो इस मोड में रिसीव करना चाहेगा तो उस एजेंट का नाम, उस दरमियान में बैंकर का नाम बताए कि कौन सा बैंकर होगा और कौन सी जगह पे आपने ट्रांसफ़र करना है। तो शेयर होल्डर के पास ये ऑप्शन है कि वो कभी भी ऑप्शन चेंज करना चाहे तो वो ऑप्शन चेंज करके कंपनी को बता दे, कंपनी उसकी ऑप्शन का एहतराम करेगी। डिविडेंड किसको देना होता है? लॉ ये कहता है डिविडेंड या शेयर होल्डर को दो, या शेयर होल्डर के बैंकर को दो, या शेयर होल्डर के कहने पे किसी और उसके एजेंट को, या अगर वो कहता है जी मेरे पैसे आपने CDC के अकाउंट में डाल देने हैं तो हम उस अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन शेयर होल्डर को जो पैसे भेजने हैं वो 3 में से एक तरीका हो सकता है। चेक की भी ऑप्शन मौजूद है, डिविडेंड वारंट, और मैं डिविडेंड वारंट बता रहा था कि ये क्या चीज़ है, एक कागज़ जो एंटाइटलमेंट कर रहा है, ये चेक की तरह का कागज़ है, लेकिन ये बंदे के NIC का नंबर और उसके मुताबिक होगा। ये कागज़ लेके बंदा कंपनी के ऑफिस या चंद डिफाइंड जगह पे जाके कागज़ दिखा के उसके अगेंस्ट उतने पैसे ले सकता है। तो पैसे ट्रैवल नहीं करेंगे, कागज़ ट्रैवल करेगा, और कागज़ गलत बंदे के हाथ लग भी जाए तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि इस कागज़ के अगेंस्ट पैसे कौन ले सकता है? वही जिसका नाम और वो सारा कुछ लिखा हुआ है। तो बाकी कंपनियों में 3 ऑप्शन है, लेकिन लिस्टेड कंपनी में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। तो इसका मतलब लिस्टेड कंपनी में वाजिब हो जाएगा तमाम शेयर होल्डर्स के लिए कि उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो लिस्टेड कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में और अपनी हर जगह पे ये चीज़ बताया करेगी कि हमारी कंपनी का मेंबर बनने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए जो आप हमें कम्युनिकेट करें। और बाकी कंपनियों में ये 3 ऑप्शंस दे दी जाएंगी, शेयर होल्डर इनमें से जिस भी ऑप्शन को चूज़ करे। जी, ये किसमें क्यों नहीं आएगा? नहीं, बात ये कि कौन पे कर रहा है डिविडेंड? कंपनी ने डिविडेंड वारंट इशू किया, पैसे किसकी जेब से निकले? कंपनी की। कागज़ इसने दिया तो पैसे जेब से निकले, जब कागज़ दिया पैसे जेब से निकले, कंपनी ने विथहोल्ड कर लिया। डिविडेंड में कंपनी विथहोल्डिंग एजेंट है ना, कंपनी उसका टैक्स विथहोल्ड करके उसको रिमेनिंग डिविडेंड देगी। हमें तो टैक्स वाली गहराई में उतरा ही नहीं था कि पेमेंट के वक्त क्या हो रहा होगा। अब आपने बात की है तो इसमें कंपनी जब उसका टैक्स काट उसे दे देगी, वो गवर्नमेंट को जमा कराए ना कराए, हमने तो जमा करा दिया है, वो अपनी रिटर्न भरे या ना भरे उसका नुकसान। और अगर वो फाइलर ना हुआ तो उसका टैक्स भी महंगे रेट पे कटेगा। तो इसमें कंपनी पेमेंट कंपनी कर रही है ना, तो कंपनी विद होल्डिंग एजेंट है, कंपनी टैक्स काट के जमा कराएगी आगे। जी, मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। शेयर होल्डर खुद ले सकता है, दोनों सूरतों में खुद ले लिया। वो कह सकता है कि फ़लाना लोकेशन पे भेज दें, वहाँ पे किसी को ऑथराइज़ कर सकता है अपने NIC और उसके साथ कंपनी को बता सकता है मैंने फ़लाना बंदे को ऑथराइज़ कर दिया। वो अपने बैंकर के बारे में बता सकता है, वो CDC को ऑथराइज़ कर सकता है। यानी कि अब इसमें दरमियान में कोई भी ऑथराइज्ड एजेंट आ सकते हैं जो कि SECP ने कहा है कि हम बताएंगे कि किस किस को तुम लोग वो कर सकते हो। तो वो जिसको ऑथराइज़ कर दे, एक बंदा कह देता है जी मेरा डिविडेंड डायरेक्टली आपने मेरे जो CDC में पैसे पड़े हुए हैं ना उसमें ऐड कर देने हैं, और एक शेयर होल्डर कहता है जी फैसल बैंक का फ़लाना IBN नंबर मेरा है, आपने वहाँ जमा कराने हैं। तो बाकी कंपनियों में ये ऑप्शंस हैं, लेकिन लिस्टेड कंपनी में ये ऑप्शन नहीं है, वहाँ डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र ही होगा। बात समझ आई? डिविडेंड कैश फॉर्म में भी हो सकता है और काइंड भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है और इन काइंड भी हो सकता है। काइंड का मतलब है अदर देन कैश। सिर्फ एक ही चीज अलाउड है कानून में, शेयर्स ऑफ एनी अदर लिस्टेड कंपनी, एनी अदर लिस्टेड कंपनी, किसी और लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो हमारे पास पड़े हुए हैं। कैश क्या होता है? एसेट, आपने एसेट से पैसे देने हैं। हमारी कंपनी ने किसी और लिस्टेड कंपनी के फर्ज करें 50 लाख शेयर्स खरीदे हुए हैं, वो 50 लाख शेयर्स हमारे अकाउंट्स में क्या हैं? एसेट, और कैश भी एसेट था। तो एक तरीका ये है कि मैं कैश से डिविडेंड दे दूं, और एक तरीका ये है कि मेरे पास रखे हुए लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स जिनकी उस दिन वो वर्थ बनती है जितना उसका डिविडेंड था, मैं उस बंदे को शेयर्स दे दूं। ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। कंपनी किसी भी लिस्टेड कंपनी के, चाहे वो उसकी अपनी ही सब्सिडरी क्यों ना हो,
शेयर्स बांट सकती है एज अ डिविडेंड। यानी अलाउड है कि अगर आप कैश में डिविडेंड नहीं देना चाह रहे, कैश में देना है तो ये 3 तरीके हैं। कैश के अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप अपने पास मौजूद किसी और लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो पड़े हुए हैं वो शेयर्स एज डिविडेंड बांट दें। एट द डेट ऑफ जिस वक्त आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस वक्त मार्केट की जो वैल्यू है उसके हिसाब से तय होगा कि ये कितने रुपए के बनते हैं और किस शेयर होल्डर को कितने शेयर्स मिलेंगे। लिस्टेड कंपनी ही क्यों? इसलिए कि अगर शेयर होल्डर को बुरा लगा कि आपने मुझे कैश नहीं दिया, आपने तो मुझे शेयर दे दिया, तो वो उसी दिन मार्केट में जाके उसके इक्विवेलेंट कैश ले ले। और अगर वो रखना चाहे तो चलो ठीक है, उसको मजे लग गए कि बैठे बिठाए अचानक से एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स मिल गए, कल को उन शेयर्स के ऊपर भी डिविडेंड कमा रहा होगा। बातें समझ आ रही हैं? बोनस शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रही होती है, फ्री दे रही होती है, उनसे पैसे नहीं लेती, उनको शेयर्स दे देती है। आप लोग कभी कभी इसको गलत फहमी में डिविडेंड क्या बैठते हैं। अकाउंटेंट्स कभी कभी गुमराही की दलदल में फंसे हुए इस हरकत को डिविडेंड क्या बैठते हैं। कंपनी लॉ इसको हरगिज रिकॉग्नाइज नहीं करता। कंपनी लॉ बोनस शेयर्स को शेयर्स का इश्यूएंस मानता है, डिविडेंड नहीं मानता। अकाउंटिंग में आप कभी कभी सोच लेते हैं कि जी डिविडेंड एक देने का तरीका है कि कैश दे दो और एक ये है कि शेयर्स दे दो फ्री में। तो अकाउंटिंग के अंदर आपने जो मर्जी पढ़ा, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कंपनी लॉ अपनी ही कंपनी के शेयर्स किसी को दे देने को डिविडेंड नहीं कहता। किसी और कंपनी के शेयर्स अगर मेरे पास पड़े हुए हैं और उसको मैं बांटूं तो हम उसको डिविडेंड कहते हैं, लेकिन अपनी कंपनी के शेयर्स को बांटना फ्री, ये डिविडेंड नहीं कहलाएगा। डन? अंग्रेजी देखें, जो हमने पढ़ा उसकी अंग्रेजी देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी हैज एन इम्प्लाइड पावर टू यूज इट्स प्रॉफिट टू पे डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर। कंपनी के पास हमेशा ये एक पावर तो है कि जब भी उसके पास प्रॉफिट होंगे, अगर वो चाहे तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है, अनलेस स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड बाय मेमोरेंडम आर्टिकल। मेमोरेंडम या आर्टिकल में अगर खास तौर पे कोई रुकावट नहीं है तो हर कंपनी का बुनियादी हक है कि वो डिविडेंड देना चाहे तो वो दे सकती है। डिविडेंड विल बी ईदर इन कैश, या तो डिविडेंड कैश में होगा, और इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी हेल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। या तो कैश होगा या हमारे हाथ में रखे हुए किसी दूसरी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी से क्या मुराद है? जो डिविडेंड बांट रही है। तो जो डिविडेंड बांट रही है उसके पास जो शेयर्स हेल्ड हुए हैं लिस्टेड कंपनी के, आप वो भी दे सकते हैं और आप कैश भी दे सकते हैं। मेमोरेंडम में किस तरह से रिस्ट्रिक्शन हो सकती है? मेमोरेंडम या आर्टिकल में, याद है हमने कहा था आर्टिकल में हम डिफरेंट क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। तो हो सकता है हम डिफाइन कर दें कि हमारे शेयर होल्डर्स की ये जो 3 कैटेगरीज हैं, इन लोगों को डिविडेंड नहीं मिला करेगा, और उन्होंने उस पर एग्री भी किया, वो तो रिस्ट्रिक्शन तो लग गई। अब हम ये नहीं कह सकते जी हमेशा उनका हक था, ये क्या हुआ। अगर आर्टिकल्स में आपने खुद से ही कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी है तो ऐसा हो सकता है कंपनी खुद ही से अपने आर्टिकल्स में लिख दे कि हम हर 2 साल में से 1 साल डिविडेंड दिया करेंगे, 1 साल नहीं दिया करेंगे। तो इसका मतलब है लॉ ने आपको कह दिया कि आप अपने तौर पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहो तो अपने रूल्स में लगा दो। अगर आपने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो हमारी तरफ से कोई कैद नहीं है। हर कंपनी का ये बुनियादी हक है कि अगर वो डिविडेंड देना चाहे तो वो डिविडेंड दे, लेकिन कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं। डन? Restriction on declaration. Dividend cannot be declared out of profits from sale of immovable property or item of capital nature. Immovable property, immovable asset या capital nature की जितनी भी items हैं जिनको आप assets के तौर पे recognize कर रहे होते हैं, आप उससे dividend नहीं दे सकते except business of company consists of buying and selling such item of capital nature. ये बेचारे जो है एसेट्स के नाम भी इनको बहुत ज़्यादा नहीं पता, तो इन्होंने कहा जो भी इस तरह के कैपिटल नेचर के एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, उससे एंड आफ्टर सच प्रॉफिट्स आर एडजस्टेड अगेंस्ट लॉसेज ऑन सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर। तो कोई कंपनी गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स से डिविडेंड नहीं दे सकती सिवाय इसके कि उसका बिजनेस ही यही है एंड उसने सारे लॉसेज और प्रॉफिट्स को आपस में एडजस्ट कर लिया है। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम एनी अनरियलाइज्ड गेन। अनरियलाइज्ड गेन से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, और ब्रैकेट में उसको बताया है कि गेन रिलेटेड टू अनसोल्ड प्रॉपर्टी
अराइजिंग आउट ऑफ रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट टू इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में जो डायरेक्टली आपने क्रेडिट किया हुआ है और वो अभी अनसोल्ड, अभी आपने उसको रियलाइज नहीं किया, तो ऐसे किसी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स आप हाँ, सेल का मतलब है कि सेल हो जाए तो भी नहीं दे सकते, सेल होने से पहले। यानी कि आपने इस तरह का गेन जो कि अनरियलाइज हो देना, और अगर वो आपका एसेट है और आप उसे बेच रहे हैं, अनलेस कि वो आपका ट्रेडिंग एसेट है, आप एसेट भी खरीदो तो उसे डिविडेंड, एसेट से आपकी वर्थ बढ़ेगी लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा जिससे आप डिविडेंड। तो मकसद ये है कि कंपनी अपने असासे कम करना है। सर रीवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा है वो तो नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो रीवैल्यूएशन लॉस है वो तो फॉर द ईयर आपका नेट प्रॉफिट कम करता है तो अल्टीमेटली आपका डिविडेंड कम होता है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉस हमें दोनों तरह से अफेक्ट करेगा। अगर लॉस है तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, और अगर लॉस है उन एसेट्स में जो कि हमारा मेन ट्रेडिंग वाले एसेट्स है तो भी वो नेट कर देगा। तो इन केस हमने लॉस को एडजस्ट कर लिया, लेकिन उनका ये बताने का मकसद है कि आपने अगर इजाज़त दे दी कि आप कैपिटल नेचर के एसेट्स को बेचने से कर सकते हैं, अगर आपका काम धंधा ही है, तो ऐसा ना हो कि कंपनी फौरन से डिविडेंड देते हैं कोई ये एसेट बेच के। उन्होंने कहा कि अभी आपने पहले सारे लॉसेस वगैरह देख के एडजस्ट करके अगर कुछ बचे हाथ में फिर डिविडेंड देने वाला डन। बुक क्लोजर वगैरह पेमेंट में बात की यहाँ पे पेमेंट। In listed companies, dividend in cash shall only be paid electronically. सिर्फ बैंक अकाउंट जो शेयर होल्डर ने डेजिग्नेट किया होगा डायरेक्टली वहां लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर होगा जो उसने अपना अकाउंट बनाया होगा। फॉर अदर कंपनीज शेयर होल्डर शैल बी गिवन एन ऑप्शन टू चूज फ्रॉम फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ बिकमिंग द शेयर होल्डर। जब वो शेयर होल्डर बनेगा तो उसको चूज करने की ऑप्शन दी जाएगी। क्या होंगे ऑप्शन उसके बाद? क्रॉस चेक की बात कर सकते हैं, डिविडेंड वारंट, ठीक है, ये बेसिकली एंटाइटलमेंट है डिविडेंड से समझाने और इलेक्ट्रॉनिक। शेयर होल्डर कैन चेंज द ऑप्शन एट एनी टाइम ड्यूरिंग ईयर थ्रू अ रिटन रिक्वेस्ट विद ऑल नेसेसरी। कंपनी को तमाम डिटेल्स दे के बता सकता है कि आपने मेरा ये वाला अमाउंट इतना अमाउंट कर देना है। ऑब्वियसली ये अमाउंट बताएगा तो अपनी सारी आपकी डिटेल देगा, ये अमाउंट बताएगा तो अपना अकाउंट टाइटल बताएगा कि किस नाम पे चेक आना चाहिए, बैंक ट्रांसफर का बताएगा तो अपना बैंक का नाम, ब्रांच कोड, आईडीए और उस तरह की। और अगेन इसके अलावा किसी मोड से अगर कोई पेइंग एजेंट या इस तरह से किसी को यूज करना है, नॉर्मली बैंक आपका पेइंग एजेंट बन जाता है। आप कहते हैं कि आप इस बैंक को डिविडेंड दे दीजिएगा, समझे आपने डिविडेंड मुझे पहुंचाना है। तो ये ओवरऑल डिविडेंड से रिलेटेड मोटी मोटी बात है। किताब में आपने पेश कर ली हमने कहा मैंने किताब में एक दफा एक्सप्रेसली बता दूं। पेज 84 पे पहले दो पोर्शन बेसिस ऑफ डिविडेंड और रिस्ट्रिक्शन और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ये देखना है। नेक्स्ट पेज पे पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड में पेनल्टी फॉर डिले से जो ऊपर ऊपर लिखा है ये देखना है। और फिर जब आपको लगे कि ये तो बड़ा कम हुआ, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, तो लेफ्ट साइड पे पेज पे जो पहला पेज है उसके सबसे नीचे पेइंग एजेंट की डेफिनेशन है। बस हो गया डन। तो कल ये आप पढ़ के आएंगे, तो कल इंशाल्लाह ताला फिर उस चैप्टर को